नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं विश्वास का बंधन का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में विभा ने रो रो करके अपना हाल बेहाल कर लिया था। वो अपने बच्चे के इस तरह मर जाने के कारण अपना होश खो बैठी थी। विभा के आंसू सुबोध के दिल पर गर्म आग की तरह जलन पैदा कर रहे थे। वो भी उसके साथ रो रहा था। उन दोनों का जख्म बहुत गहरा था, इतना गहरा कि उसे भरना नामुमकिन था। विभा का गर्भाशय फर्श से टकराने के कारण फट गया था, जिसके कारण अब वो कभी मां नहीं बन सकती थी। उसकी जान बचाने में डॉक्टर्स को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब वो बेहद कमजोर हो गई थी। सुबोध की सास आकर के उन दोनों को संभालने की कोशिश में लगी थी। कौशल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था और अपने दोस्त के लिए दुखी था। अब उसे भारती की चिंता सताने लगी थी। आजकल वो भी तो उससे दूर भागता था, कहीं गुस्से में उसका भी हाल विभा भाभी की तरह ना हो जाए। वो सोचता चिल्ला उठा था, नहीं, अरे तुझे क्या हुआ कौशल? सुबोध अंदर से दौड़ता आया था। यार, भाभी की तरह भारती की हालत भी ऐसी ना हो जाए। बोलते हुए वो बेहद उदास हो गया था। मैं भी उससे आजकल बहुत दूर रहता हूँ और अब तो महीने में 1-2 दिन के लिए घर जाता हूँ। उसे कुछ नहीं होगा सुबोध, तुम अपने घर जाया करो। तुम्हें जो भी पैसा चाहिए मुझसे ले लिया करो और भाभी को भी जो चाहिए दे करके आया करो। मैं तो कहता हूँ। उसने रुक करके अपने पॉकेट से पर्स निकाला और 500 के नोटों की गड्डी निकाल करके उसकी तरफ बढ़ा दिया था। ये लो रखो और अभी अपने घर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चे को भी कुछ हो। फिर वो कौशल के कंधों से थामे हॉस्पिटल के बाहर लाया और अपनी कार में बैठ करके बस स्टॉप की तरफ ले गया। कौशल पूरे रास्ते चुप रहा था। अब जाओ, अभी अपने गांव वाली बस पकड़ो और भाभी को खुश करो। तुम यहाँ के काम की चिंता मत करना कौशल, मैं सब संभाल लूंगा। अपना हाथ बढ़ा करके वो कार का गेट खोलते हुए बोला था। थैंक्स यार, पर मैं इतना पैसा क्या करूंगा? ये तू रख ले, मेरे पास पैसा तो है ही। वो जेब से पैसे निकालने लगा था पर सुबोध ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कौशल, तुम ये पैसे मेरे बेटे को खुश करने के लिए खर्च करना। मतलब वो चकरा गया था। अरे यार कंफ्यूज क्यों हो रहा है? हंस करके उसके कंधे पर हाथ रख करके बोला था, तेरा बेटा मेरे बेटे जैसा होगा ना? साले सीधा नहीं बोल सकता। मैं सच में कंफ्यूज हो गया था। वो हंसते हुए बोला था, ओके चल मैं निकलता हूँ, मैं घर पहुँच करके तुझे फोन करता हूँ। और वो उतर करके टिकट कटाने चल पड़ा। तुम्हारी भारती जब खुश हो करके मुस्कुराएगी तभी तो सुंदर और स्वस्थ रहेगी, वरना बीमार हो करके बदसूरत हो जाएगी ना। इसलिए मैं तुझे दोनों हाथ से उस पर पैसा लुटाने दे रहा। सुबोध सोचते उसे देखते हुए कुटिलता से हंस दिया था। उसकी आंखों में भारती का चेहरा उभरने लगा था। इधर कौशल गांव जा करके भारती के साथ खूब प्रेम से रह रहा था। उसने अपने माँ बाबूजी के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे थे। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने भी खरीद करके ले आया था। उसने भारती को खूब ख्याल रखा और उसे अपने प्यार का विश्वास दिलाने लगा था। वो खुद ही उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाता, समय समय पर फल, दूध और मिठाइयाँ भी देता था। कौशल को गांव आए दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका था। उस दिन जब वो चारों आंगन में बैठ करके चाय पी रहे थे तो सुबोध का फोन आया था। उसने कौशल को लौट आने के लिए कहा था। वो तो भारती में खो करके उसे एक कॉल भी नहीं कर पाया था, पर अब जाने की घड़ी आ गई थी। देख बेटा, बहू का अंतिम महीना चल रहा है,
तुम इस सप्ताह के खत्म होते ही 4 सप्ताह की छुट्टी लेकर के आ जाना। गांव के अस्पताल में व्यवस्था कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, हो सकता है उसे शहर ही ले जाना पड़ेगा। माँ ने जाते वक्त कौशल से कहा था, वो हाँ बोल करके चला गया था। सुबोध का पापी मन कौशल को भारती के पास नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए वो उसे बीच में ही आने के लिए फोन कर बैठा था। कौशल के आते ही सुबोध ने ढेरों फाइलों का बंडल उसके केबिन में चपरासी के हाथों भिजवा दिया। अब कौशल दिल से पूरे सप्ताह के काम को निपटाने में लग गया था। विभा ने सुबोध को अपने घर परिवार माँ पापा से अलग करवा दिया था। 2 बेटों की संपत्ति का बंटवारा हो चुका था और आधा आधा ऑफिस दोनों भाई चलाते थे। सुबोध कभी भी अपने माँ पापा से मिलने नहीं जाता था और ऑफिस में भी वो राजीव को देखते ही मुंह फेर लिया करता था। राजीव यदि आगे बढ़ करके कभी आता भी था तो वो मुंह फेर करके वहां से चला जाता था। विभा दिन रात बच्चे के लिए तड़पती थी और रोती रहती थी। उसकी सुंदरता पर लगातार रोने के कारण ग्रहण सा लगने लग गया था। अब सुबोध अपनी इच्छा पूर्ति के लिए घर के बाहर सुकून तलाशने लगा था। वो विभा से प्यार करता तो था, पर उसकी लापरवाही से अपने बच्चे को खोने का दर्द उसके दिल से जाता नहीं था। वो चाहे रातों को इधर उधर पैसों के बल पर खुद को भुलाए रखता, पर दिन में उसे भी अपने बच्चे की याद रुला देती थी। कौशल को आए 4 दिन भी नहीं बीते थे कि गांव से पिताजी ने फोन किया था। कौशल बेटा, बहू को दर्द हो रहा है, हम लोग उसे अस्पताल लेकर के जा रहे हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। कौशल को अपने पिताजी की बात से बेहद घबराहट हो गई थी। वो दौड़ करके सुबोध के पास गया और उसे भारती की हालत बता करके जल्दी ही अपने गांव निकल गया था। सुबोध ने फिर उसके पॉकेट में ढेर सारे नोटों की गड्डी भर दी थी। अपने गांव के 4 घंटे का सफर कौशल को 40 घंटे के समान लग रहा था। गांव के चौक से वो सीधा अस्पताल पहुंचा था। उसने अपने माँ बाबूजी को बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहलते देखा था। वो घबरा गया था। क्या हुआ पिताजी, भारती ठीक तो है ना? बेटा, उसे समय से पहले ही बहुत दर्द होने लगा था, फिर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले आए थे। डॉक्टर उसे प्रसव कक्ष में ले गई हैं। अब 2 घंटे होने वाले हैं, पर अभी तक कोई खबर। बधाई हो चाचा, आपको पोता हुआ है। माँ बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और कुछ देर में उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। माँ की बात अधूरी रह गई। उसी समय नर्स ने आकर के हंसते हुए बताया था, हुर्रे, मैं पापा बन गया। कौशल खुशी से उछल करके बोला और अपनी माँ के गले से लग गया था। वो दोनों भी खुशी से हंसने लगे थे। रात में वो चारों अपने नन्हे से बच्चे को ले करके बैठे हुए थे। कौशल ने पूरे अस्पताल में रसगुल्ला बांटा था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अभी वो सब बारी बारी बच्चे को ले करके दुलार कर रहे थे। कौशल सबसे नजर बचा करके भारती को देख लिया करता था। उसके खूबसूरत चेहरे पर माँ की ममता और शर्म की लाली एक साथ फैली थी। वो उसके चेहरे को अद्भुत दिव्यता प्रदान कर रही थी। दूसरे दिन वो लोग घर आ गए थे। घर में कौशल और उसकी माँ ने भारती और बच्चे के स्वागत की सारी तैयारियां कर रखी थी। अब घर में हमेशा वो चारों बच्चे के आगे पीछे घूमते थे। घर का कोना कोना हर वक्त बच्चे की आवाज से गूंजता रहता था। इसी तरह जल्दी ही 6 दिन बीत गए। आज कौशल के घर पर बच्चे के नामकरण संस्कार की रस्म रखी गई थी। इस मौके पर कौशल ने पूरे गांव वालों को रात के भोजन पर निमंत्रण दिया था। उसने अपने बीते दिनों में सुबोध के दिए अच्छी सैलरी से अपने घर को बेहद खूबसूरत डिजाइन में बनवा लिया था। आज उसने अपने घर को सजाने के लिए शहर से डेकोरेटर्स को बुलाया था। सारा दिन वो पूरे गांव को निमंत्रण देने में बिजी था। फिर खाना बनाने वाले के साथ दिमाग खपाता रहा। दिन में होने वाले पूजा और भोज में कौशल ने सुबोध को भी बुलाया था। वो शाम में अकेला ही आने लगा था, पर विभा उसके साथ आना चाहती थी। उसे भी कौशल के बच्चे को देखना था। शाम हो गई थी। भारती पीले रंग की साड़ी में सोने के गहनों से सजी बेहद हसीन लग रही थी। कौशल भी ब्लैक जीन्स और पीला कुर्ता पहने बेहद जच रहा था। उसने भारती को कमरे में अकेला पा करके अपनी बाहों में जकड़ लिया था। मेरी जान, तुम तो आज सच में मेरी जान ले लोगी। वो उसके जूड़े से निकल आई लटों को कान के पीछे धकेलते हुए बोला था, मैंने तुम्हें बेटा दिया ना,
तो इसके बदले मुझे मेरा गिफ्ट दे दो। वो उसके रूप से मदहोश होता अपने गाल उसकी तरफ करता बोला था, अच्छा तो मेरे पति देव को गिफ्ट चाहिए। वो हंस दी थी, पर मैं गिफ्ट क्यों दूं? मैंने भी तो आपको पापा बनाया है ना, तो हिसाब बराबर हो गया। अब मुझे जाने दीजिए। फिर तो ठीक है, हम दोनों ही एक दूसरे को गिफ्ट दे देते हैं। वो मुस्कुराता भारती को दीवार से लगाने लगा था। छोड़िए ना कौशल जी, ये समय रोमांस करने के लिए नहीं है। पूरे घर में मेहमान भरे हैं, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। अभी माँ जी भी मुझे ढूंढने आती। हमारे बच्चे का पूजा करने का समय हो रहा है, प्लीज जाने दीजिए ना। वो उसके चेहरे को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करती बोली थी, पर वो मदहोश हो करके उसे चूमे जा रहा था। इतने दिनों की दूरी के बाद आज इतना सुकून भरा पल आया था। कौशल खुद पर वश नहीं रख पाया था। भारती भी कुछ पल बाद कौशल की बेताबी से पिघलने लगी थी। बहू कौशल की माँ बाहर से आवाज देती अंदर आने लगी थी। कौशल का सारा नशा हिरण हो गया था। वो जल्दी से भारती को छोड़ करके ड्रेसिंग टेबल से कंघी उठा करके अपने बाल सेट करने लगा था। ये देख करके भारती की हंसी छूट गई थी। अरे बहू, तुम तैयार हो गई थी तो मेरे पास आ जाती ना, और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो भारती से बोल करके कौशल को आंख दिखाती बोली थी, तुझे कहा है ना कि अभी मेरी बहू के आसपास भी मत फटकना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। भारती अपना मुंह छिपा करके हंसने लगी और सास से छुप करके उसे अंगूठा दिखा दी थी। कौशल ने अपना मुंह घुमा लिया और बच्चे को पालने से उठाने लगा था। मैं तो अपने बेटे को लेने आया था, वो नाराज होने लगा था। कौशल, अभी उसे छोड़ दे, मैं बहू और बच्चे को पूजा करवाने ले जा रही हूँ। तुम बाहर जा करके मेहमानों को संभालो, तेरे पिताजी भी बहुत देर से तुझे ढूंढ रहे हैं। उसे रोकती खुद बच्चे को गोद में उठा ली और बाहर चल दी थी। भारती हंस करके उसे चिढ़ाती अपनी सास के पीछे जाने लगी थी। कौशल ने अपनी माँ के बाहर निकलते ही गुस्से से भारती को पीछे से खींच लिया और अपनी बाहों में भर करके चूमने लगा था। वो शर्म से दोहरी होती खुद को उसके हवाले कर दी थी। ये मुझे चिढ़ाने की सजा मिली है, अब आगे से सोच समझ करके मुझे छेड़ना। अब जाओ, माँ इंतजार कर रही होंगी, पर याद रखना कि मेरा गिफ्ट अभी बाकी है। कुछ देर बाद कौशल अपनी बाहों से उसे आजाद करता बोला था, मुझसे होशियारी नहीं चलेगी मेरी जान, मैं तुम्हें प्यार करने के लिए बेताब हूँ। हमारे घर से जल्दी ही सारे मेहमान चले जाएंगे, फिर तुम मेरी बाहों में कैद हो जाओगी। उसके गाल सहलाते वो हंस करके बाहर निकल गया था। ये तो बहुत बदमाश हो गए हैं। माँ ने कहा कि अभी मुझे इनसे 1.5 महीना दूर रहना होगा। अब तो सच में आपको चिढ़ाना या चालाकी करना मेरे लिए भारी पड़ सकता है। मुझे आपसे बच करके रहना होगा। कौशल जी और मेरी ढाल बनेंगी माँ जी। वो मन में सोचती हंस दी और बाहर निकल करके अपनी सास के पास आ गई थी। फिर भारती अपने बच्चे को ले करके पूजा करने लगी थी। आज वो अपने माता पिता को याद करके रो दी थी। उसके मायके में चाचा चाची और उनके 4 बेटे थे, पर खबर देने के बाद भी कोई झांकने तक नहीं आया था। वो बहुत दुखी थी। उसे यकीन था कि रात में उसके चाचा जी अपने नाती को देखने जरूर आएंगे, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक भारती ही थी जो उनके स्वर्गीय भाई की एक आखिरी निशानी थी। भारती अपने मायके वालों की राह देखती पूजा करती रही थी। नामकरण में बच्चे का नाम रोशन रखा गया था। फिर भारती की सास ने हाल में सजाए जगह पर उसे ले जा करके बैठा दी थी। गांव से ढेर सारे लोग आने लगे थे। सब बच्चे को देखने के बाद उसे आशीर्वाद और उपहार दे करके चले जाते थे। इसी बीच कौशल आया था। उसके साथ सुबोध और विभा थे। कौशल ने अपनी माँ और भारती से सुबोध विभा का परिचय कराया था। विभा बेहद कमजोर लग रही थी। वो भारती के पास बैठ करके उसे मुबारकबाद दी और बच्चे को अपनी गोद में ले करके प्यार करने लगी थी। उसके अंदर की ममता जग गई थी, पर सुबोध की नजरें भारती के रूप से उलझ करके रह गई थी। वो बेचैन हो करके बार बार भारती को देखे जा रहा था। उसने बहुत दिनों बाद भारती को देखा था और आज उसका रूप भी ऐसा सुहावना था कि वहां आए किसी भी इंसान की आंखें उसके चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। भारती विभा से बात कर रही थी, पर उसे सुबोध का खुद को निहारना महसूस हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी। विभा ने बच्चे को
जी भर करके दुलार किया और उसे भारती को वापस कर दिया था। फिर वो भारती को शहर आने पर अपने घर भी आने के लिए बोली थी। वो दोनों खाना खा करके रात में ही वापस चले गए थे। कौशल ने उन्हें रात में रुकने को कहा था, पर सुबोध को खुद के एहसासों पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो चला गया। हालांकि विभा बच्चे के कारण रुकना चाहती थी, पर सुबोध उसे दवा खाने की बात याद दिला करके ले गया था। इधर फिर 2 सप्ताह रह करके कौशल वापस शहर आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया था। इतने समय तक भारती अपनी सास के पीछे छुपी रही थी। कौशल चाह करके भी भारती को अकेले में पकड़ नहीं पाया था। अब वो हर सप्ताह अपने घर आने लगा था। सुबोध ने कौशल को अपने यहाँ काम पर रखने के बाद ही एक बड़ा सा फ्लैट भाड़े पर दिलवा दिया था। अब वो कौशल से अपनी पूरी फैमिली के साथ यहीं शिफ्ट होने की बात कहने लगा था। उसे भी ये बात जम गई थी। इस बार जब कौशल घर गया तो अपने पिताजी को शहर में रहने के लिए मनाने लगा था, पर वो मना कर दिए थे। बेटा, हम लोग ठहरे गांव में रहने वाले लोग, हमारी जड़ें गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, हम लोग यहीं ठीक हैं। फिर कौशल के उदास चेहरे को देख करके बोले थे, तू हर सप्ताह आ ही जाता है और हम दोनों भी अपने बहू पोते के साथ बहुत खुश हैं, पर तेरी इच्छा है तो तू बहू को शहर ले जा, हम बूढ़े यहीं रहेंगे, तू जा करके बहू से बात कर ले। कौशल ने भारती से कहा तो वो जाने से साफ इनकार कर दी थी। कौशल जी, माँ बाबूजी को अकेले छोड़ करके जाना ठीक नहीं रहेगा, फिर रोशन को अकेले संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारती, रोशन अब 1.5 महीने का हो गया है, हम दोनों मिल करके इसकी देखभाल कर सकते हैं, फिर हम महीने में एक बार यहाँ आ जाया करेंगे, वो समझाते हुए बोला तो भारती चुप हो गई थी। भारती, अब तुम्हारा दिन हो गया है, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, मैं तुम्हें जी भर करके प्यार करना चाहता हूँ। मैं जब सो करके उठूँ तो अपनी आंखें तुम्हारे चेहरे को देख करके खोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथों से प्यार से खाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो, अब मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो तरसते हुए बोला था। भारती उसके हाथों को थाम करके अपने ओंठों से लगा ली थी। कौशल जी, अभी आपने जो भी कहा ना, वो सब मैं भी महसूस करती हूँ, मैं भी हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर माँ बाबूजी को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, आप इन्हें शहर चलने के लिए मनाते रहिए। जिस दिन ये दोनों हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएंगे, मैं भी आपके साथ खुशी से चली चलूंगी। वो बेहद प्यार से बोलती कौशल के गले लगना चाहती थी, पर कौशल ने गुस्से से उसे दूर किया और बाहर निकल गया। आप क्यों नहीं समझते हैं कौशल जी, मैं भी आपके बिना खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ, मेरा दिल भी आपका प्यार पाने के लिए तड़प रहा है, मैं भी रातों को आपकी बाहों से लग करके गहरी नींद सोना चाहती हूँ, पर आपके पिताजी ने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरे चाचा मुझे घर का बोझ समझने लगे थे। मैं इन दोनों को इस उम्र में अकेली कष्ट झेलने के लिए नहीं छोड़ सकती। वो हाथों से मुंह को ढकते हुए फूट फूट करके रो दी थी। कमरे के बाहर खड़ा कौशल उसकी मजबूरी सुन करके दुखी हो करके चला गया था। इधर कौशल दुखी हो करके फिर से गांव जाना छोड़ चुका था। वो अब कभी कभी अपने पिताजी को फोन करता और सबकी खबर ले लेता था। भारती को फोन करना वो लगभग छोड़ ही चुका था। वो जब फोन करती तो हाँ हूँ करके फोन काट देता था। वो जब भी सुबोध के साथ उसके घर जाता तो विभा उससे भारती और बच्चे को लाने को कहते थे, पर वो टाल जाता था। वो खुद को दिन भर के काम में और रात को नशे में झोंके रहता था ताकि भारती की याद से बच सके। उसने नशे की हालत में भारती के नहीं आने का कारण सुबोध को बता दिया था। वो कुछ सोचने की बात करने लगा था। 2.5 महीने हो गए थे। एक दिन जब वो काम में बहुत व्यस्त था तो उसका फोन बजने लगा था। 1-2 बार काटने के बाद जब फोन लगातार बजता रहा तो उसे उठाना ही पड़ा था। हाँ पिताजी प्रणाम, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, रात में फोन करता हूँ, बोल करके फोन काटने लगा था। अरे गधे, मैं आधे घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, पर ये लोग तुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे नाम का आदमी यहाँ नहीं रहता।
तू जल्दी आ करके हमें अंदर ले चल, बहू को बच्चे ने परेशान कर रखा है। वो जल्दी से बोले थे, आप वहीं रहिए पिताजी, मैं तुरंत आता हूँ। वो खुशी से फोन रखता सुबोध के पास भागा था। फिर वो दोनों गाड़ी से उन्हें लेने गए थे। आप लोग आ रहे थे तो मुझे पहले बता देते, मैं लेने आ जाता। अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। एक सांस में बोलता वो उन दोनों के साथ माँ को ढूंढने लगा था। माँ कहाँ है? वो हमारे साथ नहीं आई हैं और मैं भी कल चला जाऊंगा। तुम दोनों खुश रहो, यही हम दोनों की इच्छा है। कभी कभी हम दोनों से मिलने आ जाया करना। उसके पिताजी मायूसी से हंस करके बोले थे। कौशल शर्मिंदा हो करके रह गया था। भारती सुबोध को साथ देख करके चौंकी थी। उसे उलझन हो रही थी ये सोच करके कि कौशल यहाँ नहीं रहता तो कहाँ रहता है। सुबोध उसे गहरी नजरों से देख रहा था। आज उसका दिल बहुत खुश था। कौशल उन दोनों को लेकर के घर चल पड़ा था। सुबोध उन्हें छोड़ करके वापस चला गया था। कौशल भारती को किचन में खड़ा देख करके चला आया था। तुम आराम करो भारती, मैं होटल से खाना मंगवा लेता हूँ, कह करके वो फोन से ऑर्डर करने लगता है। भारती अपने कमरे में आकर के सामान सेट करने लगी थी। मेरी जान, अचानक ये काया पलट कैसे हो गई? तुम यहाँ अचानक कैसे चली आई? कौशल फोन रखने के बाद कमरे में आ गया था। उसने भारती को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा था। आज उसका दिल खुशी से नाच रहा था। आपने जब गांव आना छोड़ दिया और मुझसे बात भी नहीं करते थे तो माँ जी को सब कुछ समझ में आ गया था। फिर वो मुझे बाबूजी के साथ जबरदस्ती भेज दी। वो धीरे से उसके कंधे पर सर रखती हुई बोली थी। तुम भले मेरे प्यार को नहीं समझ पाई भारती, पर मेरी माँ तो माँ है। वो अपने बेटे की खुशी जान गई थी। उसने मुस्कुरा करके भारती को बेड पर बैठा दिया और रोशन को गोद में ले करके खिलाने लगा था। मेरा बेटा अब रोज अपने पापा के साथ खेलेगा, फिर हम दोनों खूब मस्ती करेंगे और तुम्हारी मम्मी को खूब परेशान करेंगे। ये तो आप पूरी तरह गलत बोल रहे हैं कौशल जी। मैं भी आपके प्यार को तरस रही हूँ, पर मेरे कुछ कर्तव्य थे जिन्हें पूरा करना था। वो उदासी से बोलती उठ गई थी। फिर ये उदासी छोड़ो और मुझे प्यार करने के लिए आज सच संवर करके तैयार रहना। वो हंस करके उसे आंख मारते हुए बोला और रोशन को लेकर के पिताजी के कमरे में चला गया था। पिताजी, मैं आपको कल नहीं जाने दूंगा, आपको कुछ दिन हमारे साथ रहना पड़ेगा। उसके बगल में रोशन को लिटाते हुए वो उनके पैर दबाने लगा था। कौशल, तेरी माँ अकेली कैसे रहेगी? वो आते वक्त बहुत रो रही थी। मुझे कल जाने दे, फिर तू कुछ दिन बाद हमसे मिलने आ जाना। वो भी बहू और अपने पोते से मिल करके अपना दुख भूल जाएगी। वो उसे समझाते हुए बोले। कौशल चुप हो गया था। इधर भारती पूरे फ्लैट में घूम करके सुख सुविधा से भरे साधनों को देख करके परेशान हो गई थी। कौशल के पास इतना पैसा कहां से आया, ये सोच करके उसका सर दुखने लगा था। फिर पूरा दिन घर में अपना सामान सेट करने के बाद वो किचन में जा करके रात का खाना बनाने लगी थी। कौशल ने शाम में राशन का सारा सामान ला करके रख दिया था। भारती समझ गई थी कि वो घर में खाना नहीं बनाता था, इसलिए राशन का नामो निशान नहीं था। आज कौशल ने रात में शराब नहीं पी थी। वैसे भी उसके दिमाग पर भारती का नशा दिन से ही सवार था। रात में अपने प्यार के हसीन पल में वो और भारती सराबोर होने लगे थे। आज लगभग साल भर बाद उन दोनों का मिलन हुआ था, इसलिए उनके बीच किसी भी बात की नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं बचे थे। फिर प्रेम के हसीन पलों में होश में आने के बाद भारती ने कौशल से इतने बड़े घर और ढेर सारे महंगे सामानों के बारे में पूछा तो वो बिल्कुल चुप रह गया था। भारती ने उसे रोशन की कसम दे दी तो वो अपनी नौकरी से लेकर के सुबोध की मदद देने तक की सारी बातें बताने लगा था। उसके नशे की बात सुन करके भारती रो दी थी। आप नशा करते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे जानबूझ करके दूर नहीं हुई थी, ये तो आप जानते थे ना। भारती, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वो उसके आंसुओं पर तड़प उठा था। पर आप अपने दोस्त की बातों में कैसे आ गए? मैंने पहले भी कहा था आपसे कि वो आदमी ठीक नहीं है, पर आपने मेरी बात टाल दी थी। उसने जरूर जानबूझ करके आपको ज्यादा वेतन देना शुरू किया है ताकि आप उसकी बात मानते रहें और नशे के
दलदल में भी उलझे रहें। उसका हाथ झटकती वो अब गुस्से में आ गई थी। मैं आपके नशे के साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं कल ही बाबूजी के साथ गांव वापस चली जाऊंगी। आप यहीं रहिए अपने शराब और अपने मक्कार दोस्त के साथ। बोलती बेड से उतरी और सूटकेस निकाल करके अपना सामान भरने लगी थी। भारती, भारती मेरी बात तो सुनो। उसने भारती को पकड़ करके बेड पर बैठा दिया। मैं मानता हूं कि मैंने गलत किया है, पर इसमें सुबोध की गलती नहीं है। वैसे भी उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं सारा दिन उसके फार्म में काम करता हूँ, तब तो वो मुझे उतना पैसा देता है। उसने भारती के आगे अपने हाथ जोड़ लिए थे। भारती, तुम्हारी और रोशन की कसम, मैं आज से नशा छोड़ दूंगा, पर तुम मुझे मत छोड़ना। इतने दिन तो मैंने सह लिया, पर अब यदि तुम मुझे छोड़ करके गई तो मैं मर जाऊंगा। उससे लिपट करके कौशल फपक पड़ा था। भारती भी रोने लगी थी। कौशल जी चुप हो जाइए, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, पर आपको अपना वादा याद रखना होगा। आज के बाद आप शराब को देखेंगे तक नहीं, आपको मेरी कसम है। वो कौशल का हाथ पकड़ करके अपने सर पर रखती हुई बोली थी, तुम्हारी कसम भारती, आज से मैं कभी नशे की तरफ नहीं देखूंगा। तुम्हारी खातिर तो मैं अपनी जान तक दे दूं। ये नशा क्या चीज है, मैं तुम्हारी कसम कभी नहीं तोड़ सकता। वो रुधे स्वर में बोला था। भारती हौले से मुस्कुरा दी थी। फिर दोनों एक दूसरे का आंसू पोंछ करके बेड पर लेट गए थे। भारती प्रेम से उसके कंधे पर सर रख करके अपनी आंखें मूंद ली थी। दूसरे दिन कौशल अपने पिताजी को गांव के बस में बैठाने जा रहा था तो भारती अपने पिता समान ससुर के पैर छूती रो पड़ी थी। वो भारती बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने और कौशल का साथ अपना भी ख्याल रखने को बोले थे। फिर वो भी नम आंखों से अपने पोते को दुलार करके उन लोगों को ढेर आशीर्वाद दे करके चले गए। कौशल अब पूरी तरह से शराब पीना छोड़ चुका था। सुबोध ने काफी जिद करने पर भी वो नहीं पीता था। अब वो अपना काम खत्म होते ही घर भाग आता था। सुबोध का गुस्सा 7वें आसमान पर जा रहा था। एक दिन सुबोध विभा को लेकर के भारती के पास आ गया था। वो विभा से बहुत खुशी से मिली और उन दोनों की खातिरदारी में लग गई थे। फिर जितनी देर वो किचन में रही, विभा रोशन के साथ खेलने में मगन हो गई थी। उसे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा था। वो भारती को अपने घर आने का न्योता दे करके चली गई थी। ये तुम क्या कह रही हो विभा, ये संभव नहीं है, सुबोध चिल्ला करके बोला था। अपने घर आते ही वो विभा की अजीब सी फरमाइश पर चीख पड़ा था। क्यों संभव नहीं है, मैंने तुम्हारी नजरों में जो देखा है उसे अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। वो आंखें तरेर करके बोली थी। फिर हंस करके उसके पास आती बोली थी, हम दोनों चाहें तो सब कुछ संभव कर सकते हैं सुबोध। चलो हम लोग दो काम करते हैं। मैं जानती हूँ कि अभी मैं अंदरूनी बीमार हूँ, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम भी अपनी चाहत पूरी कर लो और मेरी भी चाहत पूरी कर दो। हम दोनों को अपनी अपनी खुशी मिल जाएगी, पर इसके लिए हमें बेहद चालाकी से काम करना पड़ेगा। कुछ इस तरह की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चलो फिर ठीक है, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वो उसके बात का मतलब समझ करके खुशी से उसे अपने करीब खींचता बोला था। उसने विभा की गोद में अपना सर रख लिया था। विभा भी उसके बालों को हौले से सहलाने लगी थी। तो फिर सुनो, मैं जो कहने वाली हूँ उसे अपने दिमाग में भरते जाओ, कुटिलता से बोल करके धीरे धीरे समझाने लगी थी। बेटा अपने घर आ जा, तेरे पिताजी हम सबको अकेला छोड़ करके चले गए। कौशल की माँ का रोते हुए फोन आया था। कौशल कुर्सी पर से गिर गया था। पिताजी नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते, आप कैसे चले गए? वो बिलक करके रोने लगा था। चपरासी फाइल लेकर के आ रहा था, उसे गिरा देख करके सुबोध को बुला लाया था। वो सारी बात समझ करके उसे पकड़ करके उठाते हुए उसके घर ले गया। वहां से भारती को लेकर के वो उसके गांव निकल पड़ा था। कौशल के घर पर पूरा गांव पलटा हुआ था। उसकी माँ उन दोनों को देखते ही चीखने लगी थी। भारती ने बच्चे को सुबोध के गोद में दे करके माँ को संभाला था। कौशल के पिताजी को अटैक आया था, पर समय पर पता नहीं चल पाने के खातिर उनके प्राण निकल गए थे।
फिर सुबोध ने कौशल को संभाला और क्रियाकर्म की सारी तैयारी करवाने लगा था। दूसरे दिन संस्कार होने तक वो रोशन को हमेशा संभाले रखा था। भारती का दिल अब उसके प्रति साफ होने लगा था। वो उसके मदद के लिए दिल से आभारी थी। पिताजी के जाने के बाद कौशल पूरी तरह से बिखर गया था, पर सुबोध ने उसे समझा बुझा करके संभाल दिया था। ये सब देख करके भारती को अपनी सोच पर अफसोस होने लगा था। सुबोध शाम में शहर निकल गया था। ऑफिस की जिम्मेदारी किसी को दे करके आने की बात बोला था। कौशल अपने को दोषी मान रहा था। यदि वो अपने पिताजी के साथ रहता तो समय पर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता। उसकी माँ कौशल को बहुत समझाती रही, तब जा करके वो कुछ संभला था। भारती भी गुमसुम सी हो गई थी। माँ जी को वो हर वक्त रोशन को थमाए रखती थी ताकि वो पिताजी की याद में रोना ना शुरू कर दें। फिर श्राद्ध में सुबोध और विभा दोनों आए थे। बाहर का सारा काम सुबोध ने संभाल लिया था और विभा रोशन की जिम्मेदारी ले चुकी थी। उस दिन श्राद्ध कर्म का दान चल रहा था। घर में सब काम में लगे हुए थे। भाभी इस पर साइन कर दीजिए, अभी कौशल दान कर्म में लगा है, वरना उसी से करा लेता। सुबोध भारती को ढूंढते किचन में चला आया था। वो अपनी सास के लिए रोटी पकाने आई थी। सुबोध ने उसे एक पेपर पकड़ाते हुए कहा था, ये क्या है सुबोध जी? वो आटा गूंथने में बिजी थी। अपना हाथ झाड़ती बोली और उसके हाथ से पेपर ले ली थी। ये कुछ सामान मंगवाना है जिसके कारण आपका या कौशल का साइन चाहिए। बस वही लिस्ट है, जल्दी कीजिए भाभी, मुझे बाजार निकलना है। वो जल्दबाजी से अपना पेन आगे बढ़ाते हुए बोला था। भारती पढ़ने लगी थी, तभी विभा रोते हुए रोशन को ले करके आ गई थी। भारती, लो इसे अपना दूध पिलाओ, ये आज बहुत रो रहा है, बोतल से बिल्कुल दूध नहीं पी रहा है, बोलती उसके गोद में थमाने लगी थी। 1 मिनट रुको विभा, भाभी आप पहले साइन करके मुझे दे दीजिए, फिर रोशन को लीजिएगा, सुबोध ने रोकते हुए कहा था। भारती गड़बड़ा गई थी। वो एक बार सुबोध को गौर से देखने के बाद रोशन के रोने से तेजी आते देख करके पेन थाम ली थी। उसने जल्दी से पेपर के नीचे साइन कर दिया और रोशन को विभा से ले करके अपने कमरे की तरफ चली गई थी। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो विभा, अब जल्दी ही मेरी जीत होगी, फिर मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर दूंगा। सुबोध कुटिलता से मुस्कुराते हुए विभा का हाथ पकड़ करके चूमते हुए बोला था, बिल्कुल तुम्हारी भी मुराद पूरी होगी सुबोध, जिस तरह मेरा काम हो गया उसी तरह तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो भी उसी जहरीले अंदाज में बोलती खिलखिला दी थी। दोनों साथ में हंसते हुए बाहर निकल गए थे। कौशल ने अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म की सारी प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी कर ली थी। अब सब धीरे धीरे वापस जाने लगे थे। आज दिन में सुबोध और विभा भी वापस चले गए थे। उसने कौशल को कुछ दिन माँ को संभालने के बाद शहर आने को बोला था। अब घर में वही चारों थे। सारा दिन घर को सेट करके भारती थक गई थी। वो रोशन को ले करके अपने कमरे में लेट गई थी। तभी कौशल माँ को लिए आया था। भारती उठ करके बैठ गई थी और उन दोनों को भी बैठने को बोली थी। बेटा, तुम दोनों को यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम दोनों शहर चले जाओ, तुम्हारे काम का भी हर्जा हो रहा होगा। माँ, अब तुम हमारे साथ ही शहर चलो, वहाँ रोशन के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा। कौशल ने माँ की गोद में रोशन को उठा करके डालते हुए कहा था। बेटा, तुम दोनों ही जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम्हारे पिताजी का एहसास यहाँ हर कोने कोने में बसा है। उनकी यादों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं रह पाऊंगी। वो रोशन को दुलार करने लगी थी। अब पोते का मुंह देखना कम ही दिन नसीब था। कौशल जी, अब से आप शहर में रहिए, मैं माँ जी के पास ही रहूंगी और इन दोनों का ख्याल रखूंगी, भारती ने ठोस स्वर में कहा था। तुम ठीक ही कह रही हो भारती, अगर तुम या मैं यहाँ रहते तो पिताजी आज हमारे बीच होते, पर अब सब कुछ पहले जैसा ही होगा। तुम यहीं रहोगी और मैं हर शनिवार को आ जाया करूंगा। कौशल धीरे से मुस्कुरा करके बोला था। उसने रोशन को अपने माँ के गोद से उठा करके भारती को पकड़ाते हुए कहा था, ये लो पकड़ो अपने बच्चे को, ये मेरी जगह है। माँ, भारती ठीक बोल रही है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं हर सप्ताह आ जाया करूंगा। पिताजी को तो मैं खो चुका हूँ,
पर अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भावुक होता वो उनकी गोद में सर रख करके लेट गया था। पर बेटा, तू अकेले शहर में कैसे रहेगा? अब मैं ठीक हूँ, तू बहू को ले जा। माँ जी, मैं आपके पास ही रहूंगी और ये हम दोनों का फैसला है, आप इसे बदल नहीं सकती हैं। वो उठ करके रोशन को वहीं बिस्तर पर लेटाते हुए बोली थी, आप लोग इसे संभालिए, मैं खाना बना लेती हूँ। बेटा, बहू तो मेरी फिक्र के कारण कह रही है, पर तू उसे ले जा, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। वो फिर से कौशल को समझाने लगी थी। नहीं माँ, भारती ठीक कह रही है, अब मैं आपको अकेले छोड़ने की गलती नहीं कर सकता हूँ, वो आपके साथ रहेगी। वो अंतिम फैसला सुनाते हुए रोशन को अपने पास खींच करके दुलार करने लगा था। अब दोनों रोशन के साथ खेलने लगे थे। दूसरे दिन कौशल भारती को ढेरों हिदायत देते हुए माँ और रोशन के साथ खुद का भी ख्याल रखने को बोल करके शहर चला गया। अब इतने बड़े घर में वो 3 लोग ही थे। वो दोनों सास बहू हर समय बच्चे में लगी रहती थी। इधर कौशल ऑफिस में पहुंच करके काम संभाल चुका था। अब वो अकेले ही रहता था, पर भारती को दी कसम के कारण शराब के बारे में सोचता तक नहीं था। अब वो हर शनिवार गांव जाता और सोमवार को वापस ऑफिस पकड़ लेता था। समय पंख लगा करके उड़ रहा था। फिर देखते देखते 2 साल बीत गए थे। बीतते दिनों में रोशन 2 साल का होने वाला था। इन बीते दिनों में सुबोध और विभा कभी कभी कौशल के गांव चले जाते थे और दिन भर रह करके रोशन के साथ खेल करके आ जाते थे। भारती के दिल में सुबोध के प्रति अब सारा संशय दूर हो चुका था। इस बार जिस दिन कौशल शहर गया, उसी दिन सुबह से भारती को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो माँ जी को बताना चाहती थी, पर वो परेशान हो जाएंगी ये सोच करके चुप रह गई। अरे बहू, तुझे क्या हुआ? सुबह सुबह भारती चाय लेकर के बैठे थे, पर पहली घूंट लेते ही वो उल्टी करने बाथरूम में भाग गई थी। माँ जी रात में ठीक से सोई नहीं थी, इसलिए शायद उल्टी हो गई है। वो आकर के उनके पास बैठते हुए बोले थे। रोशन वहीं पर अपने बाल से खेल रहा था। बहू, ये कोई कम सोने के कारण नहीं हुआ है। मेरा अंदाजा है कि तू फिर से माँ बनने वाली है। तेरी ये उपकाई नींद के कारण नहीं, माँ बनने के कारण शुरू हुई है। मैं आज ये दिन में ही तुझे अस्पताल ले जाऊंगी। वो बेहद खुश हो करके बोले थे। तू रुक, मैं तेरी उपकाई का इलाज करती हूँ। ये ले, खा ले, तेरे मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। और जरा कौशल को फोन लगा करके दे मुझे, उसे बता दूं कि वो फिर से बाप बनने वाला है। वो किचन से नींबू ला करके उसे थमाते हुए बोले थे। माँ जी, वो जब आएंगे तो बताऊंगी, अभी वो काम में बहुत व्यस्त हैं। ये बात सुन करके भागे आ जाएंगे और फिर दुगने काम के कारण 2-3 सप्ताह नहीं आ पाएंगे। वो नींबू चाटते हुए शर्माती सी बोली थी। हाँ, तेरी ये बात भी सही है। चल ठीक है, फिर उसके आने का इंतजार कर लेते हैं, ये भी अच्छा ही रहेगा। वो अचानक सुन करके खुशी से नाच उठेगा। वो हंस करके बोली तो भारती भी मुस्कुराने लगी थी। इधर कौशल को आए 5 दिन हो गए थे। उस दिन बहुत सारे फाइलों को चेक करके उसे अपने साइन के साथ सुबोध के पास शनिवार के शाम से पहले भेजना था, तभी वो गांव जा सकता था। 25 फाइल वो सुबोध को भेज चुका था, अब 10 फाइल चेक करने थे। वो बेहद व्यस्त था। कौशल, तुझसे एक काम था यार। सुबोध अचानक उसके केबिन में घुसा था। वो उठने लगा था। अरे बैठे रहो, मैं बास होने के साथ तेरा दोस्त भी हूँ। तू तो काम में इतना व्यस्त है कि तुझे मुझसे हाल पूछने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, मुंह बनाते हुए बोला। यार, तूने ही तो इतना सारा फाइल भेज दिया है, अब बता कल शाम तक पूरा करने के लिए बिजी तो होना ही पड़ेगा ना। वो मुस्कुरा करके बोला था। क्या करूं यार, तुझसे काबिल कोई दूसरा स्टाफ भी तो मेरे पास नहीं है। वो मायूसी से मुंह लटकाते हुए बोला था। अच्छा सुन, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पर इस कागज पर तेरा साइन छूट गया है।
जरा जल्दी से कर दे। वो उसके आगे एक पेपर रखता बोला था। उसने अपने हाथ में से उस पेपर को आधा पकड़ रखा था। कौशल कागज पढ़ना चाह रहा था, तभी प्यून कॉफी लेकर के आ गया था। अरे यार करना साइन, देख कॉफी भी आ गई है। वो उसे जल्दी करने को बोला था। कौशल थोड़ी देर सोचने के बाद साइन करने लगा था। फिर सुबोध ने वो पेपर अपने हाथ में रखे फाइल में रख लिया और कॉफी पीने लगा था। वैसे ये किस चीज का पेपर था? ये बस तुम्हारे साइन के इंतजार में रुका था कौशल। अब मुझे इसे पेपर के जरिए अपनी सारी खुशी मिल जाएगी। मतलब क्या रुक गया था? वो बेहद हैरान हुआ था। ये कंपनी तेरी, यहाँ का बॉस तू, और काम मेरे साइन के कारण रुक गया। अरे कुछ नहीं यार, ये बस एक ऐड का पेपर है। मैं सोच रहा था कि तुझे भी एक दो वर्कर दे दूं ताकि तुझे भी कुछ आराम मिल सके। ये उसी के लिए है। आज ही इसे प्रेस को दे देता हूँ, फिर अगले सप्ताह से हम दोनों मिल करके एक दो असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे। वो हंस करके बोला और उठ खड़ा हुआ था। अब तू अपना काम कर ले, आज मुझे जल्दी घर जाना है। विभा को कुछ सामान खरीदना है तो मुझे उसके साथ मार्केट जाना होगा। ठीक है सुबोध, तुम चले जाओ, पर यार तुमने मेरे लिए असिस्टेंट रखने का सोचा, इसके लिए थैंक्स दोस्त। तू सच में मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, कौशल दिल से बोला था। ऐसा कह करके तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो कौशल, देख मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। वो आंखें तरेरता बोला था। कौशल ने अपने कान पकड़ लिए थे। सुबोध हंस पड़ा था। तू भी तो मेरे लिए सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है, फिर मुझे थैंक्स बोल करके अपना कर्जदार क्यों बनाना चाह रहे हो? सॉरी मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से कभी तुझे थैंक्स नहीं कहूंगा। अब तू निकल, वरना विभा भाभी तेरा कचुम्बर निकाल देंगी। वो खिलखिला करके हंसता हुआ बोला था। ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कौशल, पर आज मैं तेरी भाभी को इतना खुश कर दूंगा कि वो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकेंगी। वो कुटिलता से मुस्कुराता बोला और फाइल पकड़े बाहर चल पड़ा था। आज जो तूने मेरा काम कर दिया कौशल, अब आगे आगे देखना क्या सब होता है। ये सुबोध भी ना कुछ भी खुलेआम बोल देता है। कौशल बस मुस्कुरा करके रह गया था, पर ना जाने उसे उस पेपर के बगल का साइन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, पर वो पूरा देख भी नहीं पाया था। फिर वो काफी पी करके अपने काम में लग गया था। ये लो मेरी जान, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो। सुबोध घर पहुँचते ही विभा के हाथों में एक पेपर देते हुए बोला था। वो उसके पास ही लेट गया। विभा पेपर पढ़ने लगी। याहू, लव यू बेबी, तुम बहुत अच्छे हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो खुशी से उसे चूमने लगी थी। हाँ, मैं अब जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। हमारा बेटा हमारे साथ होगा और हम दोनों को मॉम डैड बोलेगा। हाँ विभा, अब हमारे घर में भी बच्चे की आवाज गूंजेगी और तुम्हारा सारा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। सुबोध, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम भी अपनी चाहत पूरी कर लो। वो भी बेड पर लेटती बोली थी। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना बेबी? बिल्कुल नहीं मेरे राजा, तुम मुझे बेटा दे रहे हो तो क्या मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकती? पर याद रखना जानू कि तुम्हें बस एक बार में ही अपनी सारी इच्छा पूरी कर लेनी है। इसके बाद तुम वापस कभी उसकी तरफ नहीं देखोगे। उसके सीने से लगती वो बोली थी। तुम जो बोलो बेबी, मैं वही करूँगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। सुबोध हंस करके उसे अपनी बाहों में भरने लगा था। उस रात कौशल ने भारती से बात की तो अपनी भारी व्यस्तता के बारे में बताने लगा था। भारती अपने माँ बनने की बात उसे नहीं बता पाई थी। फिर वो दोनों दैनिक बात करने के बाद अपनी प्यार भरी बातें करने लगे थे। दूसरे दिन ही सुबोध ऑफिस आ करके कौशल के केबिन में चला आया था। यार कौशल, तुझे इन फाइलों के साथ कंपनी की ट्रक के साथ चेन्नई जाना होगा। मैं खुद चला जाता, पर विभा की तबीयत कल से कुछ खराब है और वो मुझे छोड़ नहीं रही है। वो बेहद मायूसी से उसे देखता बोला था। देख कौशल, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे घर पर भाभी तुम्हारा इंतजार करेंगे, पर यार ये बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जिस पर मैं इतना यकीन कर सकूं। कौशल सोच में डूब गया था। पूरे 6 दिन बिताने के बाद वो अपने बेटे को गोद में ले पाता था और भारती को देख पाता था।
अब चेन्नई जाने का मतलब है उसे 1 सप्ताह की दूरी फिर से सहन करनी थी। पर वो सुबोध के एहसानों की कद्र करते हुए तैयार हो गया था। ठीक है सुबोध, मैं चला जाऊंगा, मुझे कब निकलना होगा? वो लंबी सांस लेते हुए बोला था। बस 1 घंटे के अंदर ही। तुम्हारे साथ 2 हेल्पर भी होंगे। तुम्हें बस कागजों को देखना है, बाकी का सारा काम वो कर लेंगे। तुम चलो, मैं सामान लोड करवाता हूँ, बोल करके कॉरिडोर में जा करके सारे स्टाफ को आवाज देने लगा था। हेलो भारती, यार आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस के सामान और कागजों को लेकर के चेन्नई जाना पड़ रहा है। अब मैं अगले शनिवार को आऊंगा। अपने केबिन में बैठे हुए बेहद मायूसी से उसने भारती को फोन लगाया था। मुझे 5 दिनों के लिए भेज रहा है, इसलिए ये पूरा सप्ताह तुम्हें देखे बिना ही गुजारना होगा। कोई बात नहीं कौशल जी, आप बेफिक्र हो करके जाइए, हम लोग ठीक से रहेंगे और अगले हफ्ते आपका इंतजार करेंगे। आप वहाँ अपना खाना समय से खा लिया करिएगा और खुद का ख्याल रखिएगा। भारती सुन करके बेहद उदास हो गई थी, पर कौशल को दिलासा देते हुए बोली थी। वो दिन में सास के साथ अस्पताल जा करके जान गई थी कि वो फिर से माँ बनने वाली है। अब वो कौशल के आने पर उसे सरप्राइज देना चाहते थे, पर कौशल ने उसे ही सरप्राइज कर दिया था। मैं आपसे रोज बात करूंगी कौशल जी, आप कोई चिंता मत कीजिएगा। ये 1 सप्ताह तुरंत बीत जाएगा, फिर आप मेरे साथ रहिएगा। वो उदासी से मुस्कुरा करके बोली और फोन रख दी थी। कौशल का प्यून बुलाने आ गया था। वो उसके साथ नीचे ग्राउंड में गया, जहां 4 ट्रक पर सामान लोड हो चुका था और 5वें पर अभी हो रहा था। सुबोध सारे वर्कर्स को तेजी से हाथ चलाने को बोल रहा था। आओ कौशल, तुम जान लो कौन से ट्रक में क्या सामान लोड है। फिर वो उसे डिटेल में बताने लगा था। कौशल सारे ट्रक के नंबर के साथ सब में रखे सामानों को डायरी पर नोट करने लगा था। 1 घंटे में सारा सामान लोड हो चुका था। सुबोध ने सबको ध्यान से जाने को कह करके विदा लिया था। उसने रास्ते के खर्चे के लिए काफी सारे रुपए कौशल को थमाए थे। वो बेचारा भारती से मिलने की इच्छा दिल में दबाए ट्रक के पीछे जाने वाली स्कॉर्पियो में 2 हेल्पर के साथ बैठ गया था। सुबोध उन लोगों के काफी दूर निकल जाने के बाद भी हंसते हुए अपना हाथ हिलाता रहा। फिर उसने अपना फोन निकाल करके किसी को फोन लगाया। हेलो बेबी, मैं जा रहा हूँ। आज की रात अपनी इच्छा पूरी करने के बाद तुम्हारे लिए अनमोल रत्न लेता आऊंगा। तुम उसके लिए अपने पूरे घर को सजा करके तैयार रखना। जाओ जानू, अपनी सारी हसरत पूरी करके लौटना और मेरे अनमोल रतन को संभाल करके लेते आना। उधर से विभा खिलखिला करके बोली थी। सुबोध ने भी उसके साथ कहे लगाते हुए फोन रख दिया था। इधर सुबोध जी, आप यहाँ? गेट खोलने के साथ ही भारती चौंक पड़ी थी। उसने अपने हाथों में 2-3 बड़ा सा पैकेट थाम रखा था। भाभी मुझे अंदर तो आने दीजिए, फिर आपको सारी बात बताता हूँ। हल्की गुलाबी साड़ी में बेहद हसीन लगती भारती को वो नजर भर करके देखते हुए बोला था। ओह सॉरी, मैं आपको अंदर। हाँ आप अंदर आइए, वो झेपती किनारे होती बोली थी। सुबोध सीधे उसकी सास के कमरे में चला गया था। वो भी उसके पीछे चल पड़ी थी। ये लीजिए माँ जी, आपके बेटे ने सब के लिए सामान खरीद करके भिजवाए हैं। भाभी ने तो बताया ही होगा कि कौशल अगले शनिवार को आएगा, तो मैंने सोचा कि उनकी कमी आपको ना खले, इसलिए उसका रखा सारा सामान पहुंचाने आ गया। वो मुस्कुरा करके बोला था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी बेटा, वो जब यहाँ आता तभी ये सब कुछ ले आता। वो हौले से मुस्कुरा करके बोली थी। फिर वो सामान निकाल करके देखने लगी थे। उनके लिए साड़ी, भारती के लिए सुंदर सा साड़ी और रोशन के लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े थे। भारती उन दोनों को बातों में लगा देख करके किचन में चली गई थी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं थी माँ जी, जैसा कौशल है वैसा ही तो मैं भी हूँ। मुझे भी रोशन से मिलने का मन था तो चला आया। वो कुटिलता से रोशन को गोद में उठाते हुए बोला था। सुबोध रोशन को लेकर के गेस्ट रूम में खेल रहा था। रात हो गई थी तो भारती उसे खाने के लिए बुलाने चली आई थी।
वो झिझकती दरवाजे पर ही खड़ी रह गई थी। तभी सुबोध ने उसे आवाज दे करके बुलाया था, अरे भाभी, आप वहाँ क्या कर रही हैं? अंदर आइए ना। ये रोशन तो बहुत बदमाश हो गया है, मुझे तभी से पूरे कमरे में दौड़ाता रहा है, अब मेरे सीने पर बैठ करके फाइटिंग कर रहा है। वो अंदर चली गई थी। 2.5 साल का रोशन बेहद प्यारा बच्चा था। वो सुबोध के सीने पर बैठा अपने छोटे छोटे मुक्के से उसे मार रहा था। भारती को हंसी आ रही थी। ये रोशन, नीचे उतरो, अंकल को नहीं मारा करते बेटा, ये गंदी बात है। वो माँ की पुचकार से सुबोध के सीने पर से उठ गया था। फिर बेड के किनारे जा करके अपनी बाहें फैलाते हुए भारती की गोद में जाने के लिए मचलने लगा था। माँ गोंदी, माँ मी आपने गोंदी गाऊंगा। भारती हंसते हुए उसे गोद में भर ली थी। मेरा तोतला बेटा। सुबोध जी, चलिए खाना खा लीजिए, फिर सो जाइएगा। इसकी शैतानियां तो ऐसे ही चलती रहती हैं। आप चलिए भाभी, मैं जरा फ्रेश होकर के आता हूँ। वो बोलते हुए उठा और बाथरूम में घुस गया था। आज रात भर मुझे सोना नहीं है भारती। अब मैं जब तक तुझे हासिल नहीं कर लेता, मुझे नींद नहीं आएगी। तुम्हारी ये मोहनी सूरत मुझे चैन नहीं लेने देती। पर आज रात मुझे कोई बांधक नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ तो उपाय करना होगा। वो खुद से बोलते हुए खिलखिलाने लगा था। भारती ने सबका खाना लाउज में ही लगा दिया था। खाने के समय सुबोध ने उसकी सास को कमजोर बता करके रोज रात को दूध पिलाने को कहने लगा था। मैं तो कई बार बोलती हूँ माँ जी को, पर ये मेरी बात सुनती ही कहाँ है। भारती ने खाते हुए कहा था। माँ जी, आप आज से ही दूध पीना शुरू कीजिए। भाभी, आप खाने के बाद माँ को 1 गिलास गर्म दूध दीजिएगा, मैं बैठ करके पिलाऊंगा। वो ठोस लहजे में बोला था। बेटा, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी माँ जी। आज से आपको हर रोज गर्म दूध पी करके सोने की आदत डालनी होगी। उनकी बातें काटते हुए सुबोध बोला था। भारती हंसने लगी थी और वो मुंह बना करके रह गई थी। फिर खाने के बाद भारती किचन समेट करके सोने चली गई तो सुबोध ने उसे सास को दूध देने को कहा था। वो वापस किचन जाने लगी थी, पर रोशन उसके गोंद से उतर ही नहीं रहा था। सुबोध ने उसे अपनी गोंद में ले लिया। फिर भारती किचन में चली गई थी। अरे भाभी, आज तो ये भी दूध पीना चाहता है। क्यों रोशन, तू दूध पिएगा ना? वो उसे पूछते हुए बोला था। माँ, दूध पीऊंगा, वो तोतली आवाज में बोला था। अरे अरे मेरा बेटा, तुझे भी दूध चाहिए? वो हंस पड़ी थी। वैसे ये चमत्कार कैसे हो गया सुबोध जी? ये तो दूध को देखते ही भागता है। वो खुश हो करके दूसरे ग्लास में भी उसके लिए दूध भरने लगी थी। मैंने इसे बताया कि दूध पीने से ये स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मुझसे जोरदार फाइटिंग कर सकेगा। बस ये दूध पीने के लिए मचलने लगा। वो ठहाके लगाते हुए बोला था। भारती भी मुस्कुरा दी थी। अब तू मम्मा के गोद जा। लाइए भाभी, दूध का ट्रे मैं ले चलता हूँ। मैं माँ जी को अपने हाथों से पिलाऊंगा तो वो मना नहीं कर पाएंगी। वो उसके हाथ से ट्रे लेता बोला था। भारती रोशन को लेकर के आगे चलने लगी थी। आप चलिए, मैं 1 गिलास पानी पी करके आता हूँ। ठीक है, भारती बोल करके सास के कमरे की तरफ चल पड़ी थी। उसके जाते ही सुबोध ने पानी का ग्लास बोतल वापस स्लैब पर रखा और अपने पैंट की जेब में हाथ डाला था। फिर एक छोटी सी बोतल निकाल करके दूध के ग्लास में एक छोटी सी गोली, दूसरे में 2 गोली डाल करके चम्मच से मिलाने लगा था। ये नींद की दवा मिला दिया दूध में। दूध पी करके मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। कुटिलता उसके चेहरे पर फैल गई थी। वो हंसने लगा था। बहू, कौशल से तेरी बात हुई थी? वो ठीक से पहुंच करके खाना खा करके आराम कर रहा है ना? उन्होंने फिक्रमंद होते हुए भारती से पूछा था। नहीं माँ जी, वो सुबह से ऑफिस से ही फोन किए थे, उसके बाद उनका फोन नहीं आया है। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें फोन करके तंग ना करूं, वो खुद ही फ्री हो करके बात करेंगे। पर उन्होंने अभी तक एक भी कॉल नहीं किया। रात के 10:30 बज रहे हैं। शायद दिन भर सफर से थक गए होंगे, सो गए होंगे। वो बोलती खुद ही बेहद उदास थी। सुबोध गेट की ओट से उन दोनों की बातें सुन करके मुस्कुरा उठा था। आपका फोन कैसे लगेगा भाभी जी? मैंने यहाँ आते ही आपके फोन के दोनों सिम को बंद कर दिया है और आप इस बात पर गौर ही नहीं कर रही हैं।
तू चिंता मत कर बहू, वो थक करके सोया हुआ होगा, तुम सुबह में फोन लगा करके बात कर लेना, वो उसे दिलासा देते हुए बोली थी। अरे भाभी, चलती गाड़ी में नेटवर्क सही से काम नहीं करता है, इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा है। अब रात हो गई है, कौशल खाना खा करके सो गया होगा, अब आप दोनों भी चैन से सो जाइए, मैं सुबह ही उसे फोन करके आपसे बात कराता हूँ। वो अंदर आते हुए बोला था, ये लीजिए माँ जी, आप मेरे सामने दूध पीजिए, और ये लो रोशन, तुम भी पूरा दूध पी जाओ, फिर तुम बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। वो दोनों को ग्लास थमाते हुए वहीं बेड पर बैठ गया था। अरे ये बदमाश इतनी आसानी से दूध पी रहा है। हाँ माँ जी, सुबोध जी के समझाने पर रोशन दूध पी रहा है, अब इसे स्ट्रांग बनना है। भारती हंसते हुए दूध पीने में उसकी मदद करने लगे थे। सुबोध मन ही मन खुशी से झूम रहा था। माँ जी भी हंस करके दूध पीने लगे थे। बहू, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी जा करके सो जाओ, वो भारती को अपना पैर दबाने से रोकती बोले थे। देख, रोशन यहीं सो गया है, आज इसे यहीं छोड़ दे, अब मुझे भी बहुत जोर से नींद आ रही है, वो आंख बंद करते हुए बोली थी। ठीक है माँ जी, अगर ये रात में तंग करेगा तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। वो उन दोनों को चादर उड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। उधर चेन्नई के होटल में ठहरा कौशल अब परेशान हो गया था। भारती का फोन लगाते हुए पूरा दिन बीत गया था, पर उसका फोन नहीं लगा था। हर बार भारती का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर बता रहा था। वो परेशान हो गया था। आखिर थक करके वो सोने की कोशिश करने लगा था। इधर रात को ना जाने कौन सा पहर था। अब अपना गेट खटखटाने की जब अपना गेट खटखटाने की आवाज पर भारती आंखें मसलती उठी थी। अरे आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ मेरी जान, मुझे चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे जी भर करके अपना दिल बहलाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए। सुबोध नशे में झूमता बोला था। उसने भारती को अंदर धकेलते हुए गेट बंद कर दिया था। भारती नीचे गिर पड़ी थी। ये आप क्या कर रहे हैं सुबोध जी? आपने शराब पी रखी है, प्लीज मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए, वो उठते हुए बोली और गेट की तरफ भागे थे, पर सुबोध ने उसे पकड़ करके बेड पर धकेल दिया था। तुम कहीं नहीं भाग सकती हो, अब तुम मेरी हो, मैं जब तक तुम्हें जी भर करके प्यार ना कर लूं तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। वो झूमते हुए अपना शर्ट उतारने लगा था। मैंने सारी सेटिंग कर ली है भाभी जान, आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी इस खूबसूरती पर आज सिर्फ मेरा हक है। बोलते हुए वो बेड की तरफ बढ़ा था। भारती पलंग के दूसरी तरफ से कूद करके इधर उधर भागने लगी थी और अपनी सास को चिल्ला करके पुकारने लगी थी। सुबोध कमीनेपन से हंस दिया था। वो नहीं आ सकती, दूध याद है ना जान, मैंने उस दूध में नींद की 2 गोली मिलाई थी। तुम्हारी माँ जी वही दूध पी करके गहरी नींद में सोई हैं। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से वो नहीं उठेंगी। और जानती हो, तुम्हारे फोन का दोनों सिम मैंने बंद कर दिया था, जिससे कौशल का फोन भी नहीं लगा था। जोर से ठहाका लगाते हुए वो बताने लगा था, तुम एक नंबर के कमीने हो, मुझे पहले ही तुम्हारी नियत पर शक था, पर ना जाने मैं कैसे तुम पर विश्वास कर बैठे थे। कौशल जी को मैं तुम्हारी असलियत बता दूंगी, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। वो नफरत से चीख करके बोली और भागने लगी थी। सुबोध ने अपने साथ लाए हैंडीकैप को रैक पर रख करके बेड पर फोकस कर दिया और गेट तक पहुंच चुकी भारती को पीछे से कस करके पकड़ लिया था। मैंने कहा ना जान की आज की रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसने भारती को पकड़ करके वापस बेड पर पटक दिया था। प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए मैं आपके दोस्त की पत्नी हूँ। वो अब रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी थी। मुझे छोड़ दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में आपके दोस्त का अंश पल रहा है, आप यहाँ से चले जाइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज। तुम फिर से माँ बनने वाली हो, ये तो बेहद खुशी की बात है, पर मैं तुम्हें पाने आया हूँ जान, इस तरह खाली हाथ लौट करके नहीं जाऊंगा। उसके सर पर शराब का नशा पूरी तरह से हावी हो गया था। उसके हवस की आग में
उसके अंदर का इंसान मर गया था। वो अब जानवर बन करके भारती के बहते आंसुओं को अनदेखा कर उस पर टूट पड़ा था। भारती ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो कमजोर थी और सुबोध की ताकत के आगे खुद को बचा नहीं पाई थी। उसकी सिसकियां सुबोध ने अपने कहकहों के अंदर दबा दी थी। इधर बहू बहू उठना, ये किसने किया तेरे साथ? माँ जी लगभग 12 बजे उठी थी। उनका पूरा सर भारी लग रहा था। वो अपने पास रोशन को ना पा करके इधर उधर खोजने लगी थी। तभी भारती के कमरे का गेट खुला। देख करके अंदर आ गई और अंदर बेड पर उसकी ऐसी दुर्गति देख करके रोने लगी थी। भारती के सारे कपड़े फटे हुए थे। वो एक लाश की तरह खामोश सी पड़ी हुई थी। उसके आंसू सूख करके गालों पर निशान बन चुके थे। एक औरत होने के नाते भारती की हालत उन्हें उसकी बर्बादी की कहानी बता रही थी। वो किसी तरह खुद को संभालती आलमीरा से चादर निकाल करके उसे उड़ा दी थी। अपनी बहू पर हुए जुल्म को महसूस करके वो भारती से लिपट करके बेइंतहासा रो पड़ी थी। सुबोध, उसने मुझे लूट लिया माँ जी, मुझे बर्बाद कर दिया। अपनी सास के आंसुओं से वो पिघलती मुश्किल से बोल पाई थी। क्या? उस आस्तीन के सांप की इतनी हिम्मत? मैं उस गद्दार को अभी मार डालूंगी। वो गुस्से से उठ करके उसके कमरे में गई थी, पर वो वहां नहीं था। बहू, वो कमरे में नहीं है और रोशन भी तो कहीं दिख नहीं रहा है। वो वापस दौड़ती आई और भारती को झकझोरते हुए बोली थी। भारती रोशन के नाम पर झट से उठ बैठी थी। वो चादर को खुद से लपेटे हुए बाहर भागी थी। अपने पूरे घर में पागलों की तरह रोशन रोशन चिल्लाने लगी थी, पर वो कहीं भी नहीं था। वो सुबोध के कमरे में गई थी, वहां भी सन्नाटा पसरा था। वो वहीं बैठ करके चिल्लाने लगी थी, रोशन मेरा बच्चा। बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारा रोशन कहाँ गया? वो उससे बोलती खुद ही विलाप करने लगी थी। रोशन मेरा बच्चा, तू कहाँ है? भारती उन्हें संभालते हुए उनके कमरे में आ गई थी। आप यहीं रुकिए माँ जी, मैं फोन लेकर के आती हूँ। उन्हें समझा करके अपने कमरे में गई और अपने कपड़े बदलने लगी थी। फिर वो अपना फोन ले करके वापस आई और फोन का सेटिंग ठीक करके कौशल को फोन लगाने लगी थी। भारती के हेलो बोलते ही कौशल गुस्से से उसे डांटने लगा था। कल से तुम्हारा फोन लगा रहा हूं, पर फोन नेटवर्क से बाहर बता रहा है। आखिर तुम कहाँ गई थी? भारती रो पड़ी थी। वो क्या बताती, बस रोती रही। माँ ने उससे फोन ले लिया और कल से हुए अब तक की सारी बातें उसे बता दी थी, सिवाय भारती के साथ हुए दुर्व्यवहार वाली बात को छोड़ करके। कौशल का गुस्सा अपने बेटे के गायब होने की बात सुन करके झाग की तरह बैठ गया था। माँ, मैं सुबोध से बात करके बताता हूँ। वो फोन काटते हुए बोला और तेजी से उसे फोन लगाने लगा था। हेलो सुबोध, यार तू कल मेरे घर गया था और बिना किसी को बताए सुबह वापस भी आ गया। अब देखना, तेरे आने के बाद रोशन घर में नहीं है। क्या वो तेरे साथ है? वो झिझकते हुए बोला था। रोशन कोई सामान नहीं था जो सुबोध ले करके चला जाता, इसलिए उसे पूछने में बुरा लग रहा था, पर उसने किसी तरह रुक रुक करके पूछ ही लिया था। उसके सीधे से सवाल का जवाब इतना भयानक होगा कौशल ने सोचा भी नहीं था। कौशल, तू चेन्नई से आ करके अपने घर चले जाना, तेरी नौकरी खत्म हुई। फिर कुछ देर रुक करके वो हंसते हुए बोला था, हाँ रोशन मेरा बच्चा है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। अब तू मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरे गार्ड मार मार करके तेरी जान ले लेंगे। तुम ये क्या बक रहे हो सुबोध? रोशन मेरा बेटा है, तेरा कैसे हो गया? कौशल जोर से चीख पड़ा था। उसकी चीख से वहां काम करता हर स्टाफ डर गया था। तू मेरे बच्चे को चुरा करके ले गया है ना? मैं आ रहा हूँ, तुझसे अपना बेटा वापस लूंगा और तुझे जेल भिजवा दूंगा, वो गुर्राया था। दूसरी तरफ से सुबोध ने ठहाका लगाया था, तू कुछ नहीं कर पाएगा कौशल। तूने और तेरी पत्नी ने अपने हाथों से रोशन की कस्टडी पेपर पर मुझे साइन करके दिया है। ये सिग्नेचर मैंने तुम दोनों से अलग अलग धोखे से लिया था, पर तेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। फिर अगर तूने पुलिस में जाने की कोशिश की ना, तो
तेरी सुंदर सी बीबी के साथ जो कल की पूरी रात मैंने गुजारी है उसका पूरा वीडियो भी मैंने बना रखा है। मेरे एक क्लिक पर वो हसीन वीडियो पूरे मीडिया में वायरल हो जाएगी, फिर तू कहीं खड़े होने लायक भी नहीं रहेगा। तुझे यकीन नहीं हो रहा है? लगता है तेरी खूबसूरत बीबी ने इस बारे में तुझे कुछ नहीं बताया। वो ठहाके लगाता बोला था। कौशल का दिल दुख से फटने लगा था। वो दीवार से लग गया था। मेरे पास तो पूरी फिल्म है, पर मैं 1 घंटा का क्लिप तेरे व्हाट्सएप पर भेजता हूँ। तू देख ले और फैसला कर ले कि तुझे चुपचाप घर बैठ जाना है या पुलिस में जा करके अपनी बीबी की फिल्म मीडिया में रिलीज करनी है। तू पैसे की चिंता मत करना, मैं हर महीने तेरे खाते में तेरी सैलरी भेजता रहूंगा। पर एक बात है यार, तेरी बीबी वाकई में बेहद बहुत सुंदर लगती है, बिना कपड़ों के। वो बेशर्मी की सारी हदें प्यार करता गया था। उसकी बात कौशल के कानों में पिघले शीशे की तरह धधकने लगी थी। वो फूट फूट करके रोते हुए नीचे बैठ गया था। कौशल की छोटी सी प्यार भरी दुनिया उजड़ गई थी। अपनी पत्नी की इज्जत और अपना बेटा, वो दोनों को खो चुका था। उसे भारती का फोन पर रोना याद आया था। उसने कांपते हाथों से व्हाट्सएप खोला था। सुबोध ने 2 मिनट का वीडियो भेजा था। उस वीडियो के चलते ही कौशल चित्कार कर उठा था। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे जिगरी दोस्त थे। तुमने ऐसा छुरा क्यों भोंका मेरे सीने में? वो फोन लॉक करते हुए बिलाप करने लगा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था सुबोध? भारती सच कहती थी, तू बहुत ही नीच और गिरा हुआ आदमी है, पर मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। आज उस पर क्या बीत रही होगी। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर लिया। मैं पापी हूँ, अपनी बीबी और बच्चों का गुनहगार हूँ। वो रोते हुए अपने बाल नोचने लगा था। क्या हुआ सर? उठिए सर। कुछ वर्कर्स उसे पकड़ते हुए उठाने लगे थे, पर वो तो बस चीखे जा रहा था। फिर सबने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए सबको अकेला छोड़ देने को बोल रहा था। सर, आपकी माँ का फोन आ रहा है। एक स्टाफ उसका दूर गिरा फोन पास लाते हुए बोला था। माँ, वो ले गया। वो मेरी सारी खुशियां लूट करके ले गया। वो दोस्त नहीं था, वो एक बहुत बड़ा लुटेरा था। मेरा बच्चा, मेरे परिवार की इज्जत, वो सब ले गया। माँ, उसने रोशन की कस्टडी पेपर पर मेरे और भारती के सिग्नेचर करा लिए हैं। अब मैं अपने बच्चे को छू भी नहीं सकता। वो बिलक करके बोले जा रहा था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने बच्चे को वापस कैसे लाऊं? तभी उसे भारती के सिसकने की आवाज आई थी। माँ, माँ, भारती ठीक है ना? भारती, भारती, वो चिल्लाने लगा था। सब उसे चुप कराने में लगे थे। उधर रोशन के कस्टडी की बात सुन करके भारती फूट फूट करके रो पड़ी थी। उसे 2 साल पहले ससुर के श्राद्ध की रात सुबोध का कागज को पढ़ने नहीं देना और साइन करने की जल्दी करना याद आ गया था। किसी औरत के लिए माँ बनना बेहद गर्व की बात होती है, पर उसे अपने बच्चे को पाने के लिए कठिन दर्द से गुजरना पड़ता है। अपने बच्चे को जन्म देते समय औरत का दूसरा जन्म होता है। क्या हुआ बहू? कौशल क्या बोल रहा था? कस्टडी क्या होता है? मेरा पोता कहाँ है? वो रो रो करके भारती से कौशल की बात का मतलब पूछ रही थी। माँ जी, उस कमीने और नीच इंसान ने बाबूजी के श्राद्ध में ही मुझसे बिना पढ़े रोशन के अधिकार वाले पेपर पर साइन करा लिया था, और बाद में वो उनसे भी साइन करा चुका है। माँ, अब रोशन मेरा नहीं, सुबोध का बेटा है, और ये हम दोनों ने खुद लिख करके दिया है। उसने हम दोनों को धोखा दे करके हमारा बच्चा हमसे छीन लिया है। वो नीचे गिरती बोली थी। उसका सारा होश अब जवाब देने लगा था। क्या रोशन मेरा पोता नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा पोता, बोलते हुए उस सीने पर हाथ रखती बेड के एक तरफ लुढ़क गई थी। उनकी आवाज बंद हो चुकी थी। भारती उठ करके रोते हुए उन्हें आवाज देती उठाने की कोशिश करने लगी थी, पर उनकी सांस बंद हो चुकी थी। उनका कमजोर दिल अपने पोते के बिछड़ने का दुख नहीं झेल पाया और धड़कना छोड़ चुका था। माँ जी, माँ जी, उठिए ना माँ जी, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? माँ, माँ, उठिए ना। उसकी
करुणा रुदन सुन करके आसपास के लोग दौड़े आए थे। सबने उनको देख करके समझ लिया था कि वो चल बसी थी। फिर किसी ने कौशल को फोन मिलाया था, कौशल भैया जल्दी घर आ जाओ, चाची नहीं रही। कौशल अभी भी वहां रो रहा था। सारे स्टाफ अब उसको छोड़ करके काम में लग गए थे। वो फोन पर अपनी माँ की मौत की खबर सुन करके फर्श पर जोर जोर से अपना सर पटकने लगा था। सब फिर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। वो रोते रोते हंस भी रहा था और अपने सर को पटकते पटकते घायल भी कर चुका था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।